गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज गुप्ता। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, विश्व बैंक के बारे में। हम सब इस बैंक से अवेयर हैं। विश्व बैंक क्या है? देखो नाम से पता लग रहा है, विश्व बैंक ऐसा बैंक जो वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करता है सारी कंट्रीज को। हर देश के अंदर जो भी मुद्रा का काम है उसको कंट्रोल करने के लिए उस कंट्री का सेंट्रल बैंक वर्क करता है। और जितने भी कंट्री वर्क कर रही है पूरे वर्ल्ड में, उन सबको मर्ज करके एक बैंक बनाया गया जिसको बोलते हैं विश्व बैंक। देखो स्टार्टिंग में विश्व बैंक नहीं था, इसका नाम था आईडीबीआई। आईडीबीआई का मींस इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक है। इसके अंतर्गत विकास करने के उद्देश्य से ये बैंक संचालित होता है। और बाद में इसी बैंक को नाम बदल कर क्या रख दिया, वर्ल्ड बैंक रख दिया। और वर्ल्ड बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो शुरुआत है, स्थापना है, वो बेसिकली हुई थी 1945 के अंदर। 1945 बिफोर 2 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 27 दिसंबर 1945 को वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आया था। आईडीबीआई से इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड बैंक रख दिया था और तभी से ये कार्यरत है। लेकिन इसकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ ये वर्क नहीं करने लगा। आफ्टर 1 ईयर 25 जून 1946 को विश्व बैंक के अस्तित्व में आया था। और बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक काम क्या करता है, हर देश के अंदर किसी न किसी देश को साख की आवश्यकता पड़ती है, किसी को साख की आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ना कहीं अधिकता होती है। तो कहीं ना कहीं मुद्रा का एक देश से दूसरे देश में लेन देन, जैसे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरीके से एक देश और दूसरे देश के बीच में जो भी मुद्रा का लेन देन होता है वो बेसिकली विश्व बैंक के थ्रू होता है। तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य तो आपको पता होगा, इसके नाम से लग रहा है आईडीबीआई के नाम से, कि ये इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट करता है किसका, कंट्रीज का। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इसके क्या क्या पर्पस थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, स्थापना हुई थी, तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, उद्देश्य की, तो विश्व बैंक के मुख्य उद्देश्य आपके सामने है। सबसे पहले क्या करता है, आर्थिक विकास में जो करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो वर्ल्ड बैंक उसमें मेन रोल प्ले करता है। सेकंड आता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी विनियोग होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, लाइक एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी भी एक देश के अंदर दूसरे देश से क्या करती है, एक देश की मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे देश में क्या करती है, अपना पैसा लगाती है और वहां बिजनेस करती है। सपोज कोका कोला श्रीलंका की कंपनी है, मोर देन 1 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। फिर आती है हमारे पास दीर्घकालीन अनुपात, भुगतान संतुलन अनुपात में साम्य करना। जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पेमेंट्स दी जाती है उनके अंदर बैलेंस करने का काम किसका है, विश्व बैंक का, यानी वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड लेवल पर, यानी वर्ल्ड लेवल पर जो भी पेमेंट्स हो रही है इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के अंदर बैलेंस करता है। एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से मैच करने के लिए जो भी पेमेंट्स पेंडिंग में एक्सेस में हो, चाहे वो डेफिसिट में हो, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, उनका पेमेंट करके ये बैलेंस किया जाता है। फिर आता है शांतिकालीन अर्थव्यवस्था। ये क्या कहता है कि जो भी इकोनॉमी, अगर मान लो इकोनॉमी कोई कंट्री किसी कंट्री की कॉन्फ्लिक्ट में आ गई, यानी उनके बीच में कोई मतभेद हो गया, तो उस केस में क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करने का काम करता है। तो ये हमारे उद्देश्य थे विश्व बैंक के उद्देश्य। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इसकी सदस्यता की, कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन मेंबर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक के बाद से पहले एक बैंक आया था आईएमएफ। आईएमएफ जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, और अगर कोई कंट्री, अगर कोई देश इसका मेंबर है, किसका, आईएमएफ का, तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आईएमएफ का मेंबर है तो वर्ल्ड बैंक का मेंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है क्या?
आईएमएफ का मेंबर है तो ऑटोमेटिकली वो किसका मेंबर बन जाएगा, वर्ल्ड बैंक का। और अगर आईएमएफ का मेंबर बनना है तो आपको आईएमएफ के अंदर आपको जो भी शेयर होल्डिंग के जो भी रूल्स रेगुलेशन है। अगर हम भारत के रियल डाटा की बात करें तो भारत के पास आईएमएफ में 3055.3 एसडीआर बिलियन एसडीआर है। अब मिलियन होते हैं 10 लाख लोग होते हैं, और 10 लाख मिलियन होते हैं तो हमें भाग देना है 1 लाख का। कितने का, 1 लाख का। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका हट जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिलियन दे रखी है, ये चीज आपको मिलियन में दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको, भारत के एसडीआर के अनुसार 3055.3। और अगर हमें इसकी पॉइंट्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, तो मिलियन में पहले तो उसको लाख से भाग देंगे। तो मिलियन होता है 10 लाख, इनटू 10 लाख करेंगे, भाग में 1 लाख करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। क्या लेंगे, ये पॉइंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 लाख से 1 जीरो कट गई, ये ऊपर आएगा 1 लाख का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 10 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कटेगा 30,553 प्लस 250 पॉइंट जो मैं ऐड कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। तो 30,803 पॉइंट मिलेंगे इंडिया को। और करंटली इतने वोटिंग राइट है इंडिया के पास, और इतने एसडीआर है। और ये एसडीआर निकाला हमने लाख का भाग देके, प्रति लाख में इतने हो गए, प्रति लाख एसडीआर। और ये आ गए हमारे बेस पॉइंट, और ये आ गए टोटल वोटिंग राइट। तो इस तरीके से हम मताधिकार का प्रयोग करके वोटिंग राइट का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत की, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत का क्या संबंध था। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना हुआ था, और सदस्य होने के नाते तो उसको कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। और अधिकार क्या थे, तो पहला था कि रुपए की मुद्राओं को निर्धारित कर सकते हैं कि कितने रुपए में हमें एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय करना है। तो ये निर्धारण कौन करता था, ये बेसिकली निर्धारण हो नहीं पाता था। क्यों नहीं हो पाता था स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर निर्धारण की दर हमारी सही नहीं होती थी। ठीक है, इसी वजह से हमारे को दिक्कतें झेलनी पड़ी। ठीक है, और भारत की जो विनिमय दर है वो पौंड के माध्यम से ज्ञात की जाती थी, और मुद्रा कोष की सदस्यता के कारण भारत की रुपए की अन्य मुद्राओं से विनिमय दर निर्धारित होने लगी, मतलब सिर्फ पौंड के कारण। और प्रारंभ में भारतीय की समता दर थी 0.26, जिसको दी सोना, और अमेरिकी सेंट थी 30 पॉइंट, मतलब भारत के 26 पैसे उनके 30 रुपए के बराबर थे। धीरे धीरे 1 रुपये को अगर हमने इनको मूल्य देखा तो 120 रुपये हो गई थी। फिर हमने धीरे धीरे रुपए का अवमूल्यन करके 1950 में हमने इसको कंट्रोल किया। धीरे धीरे ये निर्धारित होने लगी थी। फिर हम बात करते हैं अभ्यंश की। तो देखो, भारत का जो प्रारंभिक अभ्यंश था, मतलब एसडीआर, तो 40 करोड़ था। कितना करोड़ था, 40 करोड़। अब कितना हो गया, 3055.3 मिलियन, लगभग 3055.3 मिलियन है। मतलब 1000 मिलियन, मिलियन होते हैं 10 लाख के, और 10 लाख में 3 जीरो और जोड़ दो तो आप ये देख लो कि खरबों में पहुंच गई वो। फिर हम बात करते हैं कोष से सहायता। तो आईएमएफ के माध्यम से भारत भी क्या करता था, फंड जुटा लेता था। जितने फंड चाहिए होते थे वो फंड सारे जुटा लेता था। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो विदेशी देशों को पैसे लेना, पैसे देना, वो सारी चीज़ें वो सीख गया था। और एसडीआर का लाभ भी मिलने लग गया था। एसडीआर की योजना जो 1970 से आई थी, इसमें भारत का हिस्सा पहले 13 करोड़ रुपए था। धीरे धीरे ये करोड़ रुपए बढ़कर 1978 में 13 से 32, 32 से फिर 81 में 39 करोड़ हो गए। इस तरीके से ये बढ़ गए।
और कोई भी संकट आता था, जैसे मान लो कोई विपत्ति आ गई और संकट आ गया, तो 1966 के समय भारत को एक 22 करोड़ रुपए का ऋण मिला था, 22.5 करोड़ रुपए का डॉलर का ऋण मिला था। और जिसकी वजह से तेल की कीमत में वृद्धि होने से मुद्रा संकट आ गया था। भारत के देश में तेल की कीमतों की वृद्धि इतनी हो गई थी, भारत में तेल की मात्रा के चाहिए थी, क्योंकि किसानों को खाद वगैरह लगानी थी और लगाने थे, या फिर ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी कहीं ना कहीं ट्रेनों के लिए और के लिए, तो वो ईंधन हमें महंगे रेट में मिलता था। और ईंधन ना होने के कारण हम उसे अधिक मूल्य में परचेज करते थे, और जिससे हमारे पास पैसा होता नहीं था तो हम बाहर से मंगाते थे। इसके कारण हमें IMF ने बड़ी सहायता की थी 1966 के अंतर्गत। 20 करोड़ डॉलर का ऋण मिला था हमें, 1965 में मिला, 1966 में मिला। इसके बाद मताधिकार की हमने बात कर ली, और भारत को और भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। क्या लाभ हुए हैं? एक तो विश्व बैंक की सदस्यता मिल गई। देखो, IMF की सदस्यता मिल गई तो मतलब विश्व कोष की सदस्यता भी मिल गई, और आर्थिक विकास से भी ऋण मिल गए, क्योंकि आर्थिक विकास एक संघ है IDA, वहाँ से भी मिल गए। और तकनीकी सहायता भी भारत को धीरे धीरे मिलने लगी थी। धीरे धीरे भारत अपनी सीमाओं को लांघ कर और अन्य देशों के साथ संबंध बनाने लग गया, और वो वैश्विक स्तर पर एक विकसित मौद्रिक अर्थव्यवस्था स्थापित करने लग गया था। और पहले की बात करें या अब की बात करें, तो एक गोल्ड की भूमिका बहुत तकड़ी रही है। गोल्ड की भूमिका कैसे रही है? तो सबसे पहले हम बात करें गोल्ड की, तो IMF ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उसके अंदर गोल्ड का जो गोल्ड की वैल्यू थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि स्वर्ण का जो मूल्य था वो $35 था। एक औंस स्वर्ण के बराबर $35 थे, और इसी से हमारी विनिमय दर निर्धारित होती थी। वहाँ पर कितना जैसे मान लो कि मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करूँ, तो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत वहाँ अमेरिका में कितनी और इंडिया में कितनी है, उसी के हिसाब से क्या होती थी, एडजस्ट होती थी। और अगर वो $10 वहाँ के इतने डॉलर के बराबर है, यहाँ के इतने रुपए के बराबर है, तो वहाँ के डॉलर यहाँ के रुपए के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। तो धीरे धीरे IMF ने अपनी पुरानी चीज़ों को भी संभाला और नई नई चीज़ों को भी विकसित किया। इस मताधिकार के द्वारा क्या होता था, लोग अपने मत को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे वाली वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत की, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत का क्या संबंध था। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना हुआ था, और सदस्य होने के नाते तो उसको कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। और अधिकार क्या थे? तो पहला था कि रुपए की मुद्राओं को निर्धारित कर सकते हैं कि कितने रुपए में हमें एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय करना है। तो ये निर्धारण कौन करता था? ये बेसिकली निर्धारण हो नहीं पाता था। क्यों नहीं हो पाता था स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर निर्धारण की दर हमारी सही नहीं होती थी। ठीक है, इसी वजह से हमारे को दिक्कतें झेलनी पड़ी। ठीक है, और भारत की जो विनिमय दर है वो पौंड के माध्यम से ज्ञात की जाती थी, और मुद्रा कोष की सदस्यता के कारण भारत की रुपए की अन्य मुद्राओं से विनिमय दर निर्धारित होने लगी, मतलब सिर्फ पौंड के कारण। और प्रारंभ में भारतीय की समता दर थी 0.26, जिसको दी 16, और अमेरिकी सेंट थी 30 पॉइंट, मतलब भारत के 26 पैसे उनके 30 रुपए के बराबर थे। धीरे धीरे 1 रुपये को अगर हमने इनको मूल्य दिखाना तो 120 रुपये हो गई थी। फिर हमने धीरे धीरे रुपए का अवमूल्यन करके 1950 में हमने इसको कंट्रोल किया। धीरे धीरे ये निर्धारित होने लगी थी। फिर हम बात करते हैं अभ्यंश की। तो देखो, भारत का जो प्रारंभिक अभ्यंश था, मतलब SDR, तो 40 करोड़ था। कितना करोड़ था? 40 करोड़। अब कितना हो गया? 3055.3 मिलियन, लगभग 3055.3 मिलियन है। मतलब 1000 मिलियन, मिलियन होते हैं 10 लाख के, और 10 लाख में 3 जीरो और जोड़ दो तो आप ये देख लो कि खरबों में पहुंच गए वो। फिर हम बात करते हैं कोष से सहायता। तो IMF के माध्यम से भारत भी क्या करता था? फंड जुटा लेता था। जितने फंड चाहिए होते थे वो फंड सारे जुटा लेता था। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो विदेशी देशों को
पैसे लेना, पैसे देना, वो सारी चीज़ें वो सीख गया था और SDR का लाभ भी मिलने लग गया था। SDR की योजना जो 1970 से आई थी, इसमें भारत का हिस्सा पहले 13 करोड़ रुपए था। धीरे धीरे ये करोड़ रुपए बढ़कर 1978 में 13 से 32, 32 से फिर 81 में 39 करोड़ हो गए। इस तरीके से ही बढ़ गए। और कोई भी संकट आता था, जैसे मान लो कोई विपत्ति आ गई, वो संकट आ गया, तो 1966 के समय भारत को एक 22 करोड़ रुपए का ऋण मिला था। 22.5 करोड़ रुपए का डॉलर का ऋण मिला था और जिसकी वजह से तेल की कीमत में वृद्धि होने से मुद्रा संकट आ गया था। भारत के देश में तेल की कीमतों की वृद्धि इतनी हो गई थी, भारत में तेल की मात्रा के चाहिए थी, क्योंकि किसानों को खाद वगैरह लगानी थी और लगाने थे, या फिर ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी कहीं ना कहीं ट्रेनों के लिए और के लिए, तो वो ईंधन हमें महंगे रेट में मिलता था और ईंधन ना होने के कारण हम उसे अधिक मूल्य में परचेज करते थे और जिससे हमारे पास पैसा होता नहीं था तो हम बाहर से मंगा लेते थे। इसके कारण हमें IMF ने बड़ी सहायता की थी 1966 के अंतर्गत। 20 करोड़ डॉलर का ऋण मिला था हमें। 1965 में मिला, 1966 में मिला। इसके बाद मताधिकार की हमने बात कर ही ली और भारत को और भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। क्या लाभ हुए हैं? एक तो विश्व बैंक की सदस्यता मिल गई। देखो, IMF की सदस्यता मिल गई तो समझ लो विश्व कोष की सदस्यता भी मिल गई और आर्थिक विकास से भी ऋण मिल गए, क्योंकि आर्थिक विकास एक संघ है IDA, वहाँ से भी मिल गई और तकनीकी सहायता भी भारत को धीरे धीरे मिलने लगी थी। धीरे धीरे भारत अपनी सीमाओं को लांघ कर और अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाने लग गया और वो वैश्विक स्तर पर एक विकसित मौद्रिक अर्थव्यवस्था स्थापित करने लग गया था। और पहले की बात करें या अब की बात करें तो एक गोल्ड की भूमिका बहुत तकड़ी रही है। गोल्ड की भूमिका कैसे रही है? तो सबसे पहले हम बात करें गोल्ड की, तो IMF ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उसके अंदर गोल्ड का जो गोल्ड की वैल्यू थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि स्वर्ण का जो मूल्य था वो $35 था। एक औंस स्वर्ण के बराबर $35 थे और इसी से हमारी विनिमय दर निर्धारित होती थी। वहाँ पर कितना जैसे मान लो कि मैं एक छोटे से एग्जांपल की बात करूँ तो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत वहाँ अमेरिका में कितनी और इंडिया में कितनी है, उसी के हिसाब से क्या होती थी, एडजस्ट होती थी। और अगर वो $10 वहाँ के इतने डॉलर के बराबर है, यहाँ के इतने रुपए के बराबर है, तो वहाँ के डॉलर यहाँ के रुपए के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो धीरे धीरे IMF ने अपनी पुरानी चीज़ों को भी संभाला और नई नई चीज़ों को भी विकसित किया। इस मताधिकार के द्वारा क्या होता था, लोग अपने मत को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे वाली वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।